अगर हम राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स की बात करें तो अगर कभी भी सेंटर वीक होता है तो सेंटर वीक होने की वजह से जो आसपास के स्टेट्स होते हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश हो जाता है। और मुगल एम्पायर जब वीक पड़ा तो ऐसा ही सेम वहाँ पे भी हुआ, जो आसपास के स्टेट्स थे वहाँ पे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर लिया। और इन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करें तो उसमें से आपका अवध, हैदराबाद, बंगाल, मराठास, पंजाब, जाट्स, राजपूत, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मैसूर, इन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की आपको हिस्ट्री कवर करनी है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला आपका आता है अवध, फिर आता है आपका हैदराबाद, बंगाल, मराठास, पंजाब और मैसूर। अगर आप ये राजपूत, रोहिलखंड, बुंदेलखंड ना भी पढ़ें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इन स्टेट्स की आपको हिस्ट्री कवर करनी है कंप्लीट, वो भी अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप अवध से आपका कोई भी क्वेश्चन आए वो नहीं छूटेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवध। अगर हम अवध की बात करें तो अवध का रियल फाउंडर बोला जाता है शहादत खां को। शहादत खां 1720 में शहादत खां को वो पोस्ट दी गई आगरा में। आगरा का उन्हें सूबेदार बनाया गया और आगरा का सूबेदार बनाने के बाद उन्हें 1722 में शिफ्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया उनका अवध में। और अवध में जैसे ही वो ट्रांसफ़र हुए उन्होंने 1722 से ही एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया। और इसी वजह से उन्हें एक रियल इसी वजह से उनको अवध का फाउंडर माना जाता है और इंडिपेंडेंट करा उन्होंने अवध को मुगल से, राइट। और इसके बाद जब नादिर शाह का अटैक होता है मुगल्स पे तो शहादत खां भी मुगल्स की साइड से इनसे लड़ता है, लेकिन मुगल्स के हारने के बाद वो दिल्ली से वापस रिटर्न हो जाता है आपका अवध। और अवध आके अपने नाम और प्राइड को, नेम फेम को बचाने के लिए सुसाइड कमिट कर लेता है। और सुसाइड करने से पहले वो रूलर बना के जाता है आपका सफदरजंग को। सफदरजंग मीन्स उनका भतीजा, उनका नेफ्यू अबुल मंसूर खां, उनका नाम था अबुल मंसूर खां। और सफदरजंग के नाम से वो गद्दी पर बैठते हैं। और जब वो सफदरजंग के नाम से गद्दी पर बैठते हैं तो उस टाइम पे आपके मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह आपका उन्हें सूबेदार अपॉइंट कर देते हैं कि हाँ भाई आप ही सूबेदार हो, हम आपको अपॉइंट करते हैं। बल्कि अपॉइंट तो आपका शहादत खां ही करके गए थे, बस मुगल एम्परर ने क्या करा, एक फॉर्मेलिटी, एक रॉयल ऑर्डर इशू करा कि भाई हम आपको अवध का सूबेदार मानते हैं, राइट। और उन्हें नवाब ऑफ अवध कहा जाने लगा। अगर नवाब ऑफ अवध की बात करें तो हु वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, तो नाम किसका आएगा, शहादत खां। उसके बाद सेकंड नवाब की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सफदरजंग आपका नेक्स्ट नवाब बनते हैं। सफदरजंग की बात करें तो 1748 एडी में मुगल एम्परर अहमद शाह क्या करते हैं, इनको इलाहाबाद का एरिया भी गिफ्ट कर देते हैं। इलाहाबाद के एरिया गिफ्ट करने से इनको इनका अवध का एक्सटेंशन होता है। और इसी वजह से अब इनके एक्सटेंशन के बाद इनको मुगल वजीर अपॉइंट किया जाता है। और 1748 में ही जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, तो ये शहादत खां भी मुगल्स की साइड से लड़ते हैं क्योंकि इन्हें मुगल वजीर अपॉइंट किया जाता है, राइट। और इनके मुगल वजीर बनते जब इनकी लड़ाई होती है, इनके बीच वॉर होता है, बैटल ऑफ मणिपुर। आप इस बैटल को भी याद रखने की कोशिश करना। 1748 में अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट हुआ था, मुगल्स वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। और मुगल्स आर्मी को किसने लीड किया था, तो सफदरजंग, क्योंकि वो मुगल वजीर थे, राइट। अब इस बैटल में क्या होता है, मुगल्स हार जाते हैं। इनके मुगल्स के हारने के बाद क्या होता है कि सफदरजंग और एम्परर के बीच डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जिसकी वजह से सफदरजंग क्या होता है, वापस अवध लौट जाता है। और अवध लौटने के बाद उसकी डेथ होती है 1754 में, 1754 एडी में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा सुजाउद्दौला, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द अवध हिस्ट्री, अवध की हिस्ट्री में सुजाउद्दौला को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है क्योंकि इनके रीजन में, इनके टाइम पीरियड में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था। उस बैटल का नाम बैटल ऑफ बक्सर, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर। यहीं से ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से अपना मतलब जीतने का एक अभियान स्टार्ट किया था इंडिया में। और मुगल मतलब ब्रिटिशर्स की मतलब एक पकड़ बनी थी इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक पावर में ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ बना ली थी इस बैटल के बाद। बैटल ऑफ प्लासी में भी जो मैंने आपको बताया था 1757 में हुआ था, लेकिन वो बैटल क्या था, फिक्स था। उसमें तो मतलब जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, वो पहले से ही एक तरीके से ट्रीचरस, उसकी वजह से उन्होंने ठीक से लड़ाई नहीं करी, जिसकी वजह से वहाँ वो हारे।
और ब्रिटिशर्स वहां पे जीते। पर वो बैटल इतना डिसाइडिंग नहीं था जितना डिसाइडिंग आपका बैटल ऑफ बक्सर था, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में 3 मेजर रूलर्स थे, 3 मेजर लोगों ने मिलके, 3 मेजर रूलर्स ने मिलके इंडियन अलायंस बनाई। और इंडियन अलायंस में आपका सबसे फर्स्ट वन है द मुगल एम्परर शाह आलम टू, और नेक्स्ट है आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम, और एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला। वो होता क्या है, इंडियन अलायंस कैसे बनती है? अवध जो मुगल का आपका रूलर एम्परर था शाह आलम टू, ये अपने वजीर, अपने नोबल इमाद उल मुल्क से डर के अवध आता है कि भाई मेरे को मुगल का एम्परर बनना है तो मेरी हेल्प करो। तो सुजाउद्दौला क्या करते हैं, लखनऊ में इसको पैटर्नाइज करते हैं। ऐसे ही आपका बंगाल के रूलर, जो बंगाल के नवाब है मीर कासिम, ये भी ब्रिटिशर से भाग के अवध आते हैं और ये कहते हैं मुझे बंगाल का नवाब बनना है। तो सुजाउद्दौला इनको भी सपोर्ट करते हैं, इनको भी पैटर्नाइज करते हैं, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं इंडियन अलायंस। तीनों मिलकर बनाते हैं इंडियन अलायंस। और इंडियन अलायंस का बैटल, इंडियन अलायंस का वॉर होता है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और उस फेमस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764, इसकी डेट भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस बैटल में क्या होता है, इंडियन अलायंस हार जाती है। जब इंडियन अलायंस इस बैटल में हारती है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन तीनों के साथ सेपरेट ट्रीटी करते हैं। सबसे पहले ये शाह आलम टू से पूछते हैं कि भाई आप इस अलायंस में क्यों शामिल थे? तो ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो मुगल एम्परर बनना था इसलिए। तो वो कहते हैं मैं आपको मुगल एम्परर बनाऊंगा, मतलब ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिशर्स के पैटर्न में चले जाते हैं और फिर ये सुजाउद्दौला के साथ एक सेपरेट ट्रीटी करते हैं। सुजाउद्दौला के साथ जो इनकी ट्रीटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कई बार एग्जाम में आया है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच साइन हुई थी? तो आप ये याद रखना कि ब्रिटिशर्स एंड सुजाउद्दौला के बीच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो अवध था एक ब्रिटिशर्स का बफर स्टेट बना। फर्स्ट बफर स्टेट बनने वाला जो ब्रिटिशर्स का था वो कौन सा था? अवध। बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखने की पूरी कोशिश करना कि विच स्टेट वॉज बिकम द फर्स्ट बफर स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आप क्या लिखोगे? अवध। ओके, अब होता क्या है, अवध के साथ जब इनकी ट्रीटी होती है सुजाउद्दौला के साथ, तो एक उस ट्रीटी में 40 लाख रुपए पे करने से इनको इलाहाबाद और कड़ा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एक्सटेंशन हो जाता है अवध का। और 1775 एडी में सुजाउद्दौला की डेथ हो जाती है। सुजाउद्दौला की डेथ के बाद नेक्स्ट आपका अवध का जो रूलर बनता है, अवध का रूलर असफुद्दौला। असफुद्दौला के टाइम पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन इनके टाइम पे जो मेजर चेंजेस हैं वो दो हैं, उन्हें आप याद रखना। द फर्स्ट वन, इन्होंने क्या किया कि जैसे शहादत खां से लेकर आपका सुजाउद्दौला तक जो कैपिटल रही है कैपिटल रही है आपकी अवध की, वो रही थी फैजाबाद। इन्होंने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफर कर दी। इन्होंने फैजाबाद की जगह कैपिटल बनाया लखनऊ को, राइट। और नेक्स्ट इन्होंने मेजर क्या काम किया, आपका अवध में ही एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई जिसका नाम था इमामबाड़ा। इमामबाड़ा में क्या था, आपका जो मुस्लिम्स थे वो एक साथ इकट्ठे होकर वहां पे मुहर्रम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। और क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि इमामबाड़ा किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, कौन से अवध रूलर ने इमामबाड़ा की बिल्डिंग बनवाई? तो आप क्या नाम लिखोगे? असफुद्दौला। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद असफुद्दौला के बाद नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं अवध के, वो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की बात करें तो ये अवध के लास्ट नवाब है। इनके बाद कोई भी नवाब नहीं आया। आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में इन पे बैड गवर्नेंस का चार्ज लगाया जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के बेसिस पर, और अवध को एनेक्स कर लिया ब्रिटिश एम्पायर में। उनको तो ये बोला कि भाई आपसे नहीं चलाया जा रहा है अवध, आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अवध को एनेक्स किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। तो 1856 में यहाँ पे नवाब ऑफ अवध की हिस्ट्री खत्म हो जाती है।